वन वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग जो है ना, इसलिए इस वीडियो में ज़रूरी मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। पता सबको होता है, बट दे डोंट पे अटेंशन। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने बुक होती है ना, और हमें पता होता है कि अगर हम ये पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। फिर भी हम अच्छे से नहीं पढ़ते, हम तो लास्ट में समरी पढ़ते हैं या कहीं से नोट्स पढ़ लेते हैं एंड वी आर डन फॉर द एग्ज़ाम, राइट। पर अगर उसी की जगह अगर हम तरीके से बुक को सही तरीके से पढ़ें तो देयर you all know that there are higher chances that we get more marks, right? And also if you don't get higher marks, then you get the knowledge which will definitely be helpful anywhere. तो इस वीडियो में जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ कहावत आपने, मैंने, सबने ये ज़रूर सुना होगा कि टीचर हमेशा कहती है कि कोई मैंने इस बच्चे को अकेले बिठा के तो नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया है सबको साथ में पढ़ाया है, राइट। तो और ना मैंने किसी में दिमाग डाला है, सबने अपनी अंडरस्टैंडिंग से की है। तो मुझे जो ये चीज़ समझ में आई, मैं भी सोचती थी ऐसा कि ऐसा क्या है, राइट। तो मुझे ये समझ में आया कि बात इसमें यह है कि हाँ, टीचर किसी को अलग से नहीं पढ़ाती, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं और बाकी नहीं करते, इसीलिए वो ज़्यादा स्कोर करते हैं कंपैरिजन टू अदर हु आर नॉट स्कोरिंग मच इन देयर एग्ज़ाम। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे लगा और मुझे लगता है अब ऐसा, इट्स माय ओन अंडरस्टैंडिंग एंड पॉइंट्स दैट आई हैव experienced throughout, you know from my school to college, and I thought why not tell everybody, maybe it could be helpful for any one of you and it will be helpful, trust me for that. तो देखते हैं कि आखिर आंसर राइटिंग में ऐसा क्या है जो पता तो सबको होता है लेकिन ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते और कहीं ना कहीं उसी की वजह से उनके मार्क्स भी सफ़र होते हैं। जैसे देखिए, पहला पॉइंट मुझे लगता है राइटिंग मिस्टेक। अब राइटिंग मिस्टेक से क्या मतलब है? मोती की तरह लिखना है क्या, या बहुत सजा सजा के, या जिसकी नॉर्मल राइटिंग उसको कर्सिव में लिखना है, ज़्यादा नंबर मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जितना क्लियर लिखेंगे, अब क्लियर से क्या मतलब है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे होता था कि वर्ड्स जैसे हम लिखते हैं, हमारी राइटिंग बन जाती है तो कभी FT लगता है, राइट, कभी IE बन जाता है, दिखने में ऐसा लगता है लेकिन हमने लिखा तो आई ही होता है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल कोई खूबसूरत नहीं करना आपकी राइटिंग को, पर योर राइटिंग शुड बी क्लियर इनफ। कहने का मतलब ये है कि आपकी राइटिंग इतनी साफ़ होनी चाहिए कि कोई भी इंसान ईज़िली पढ़े, राइट। तो इतना साफ़ लिखिए। तो राइटिंग मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी राइटिंग क्रिस्टल क्लियर होगी, सो देयर हाई चांसेस दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स देन योर बैड राइटिंग। अगर वही आप अपनी ही टोन में लिख रहे हैं, अपने वे में लिख रहे हैं, जो कि जिससे क्लियर नहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब हर इंसान उसको ईज़िली नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसको बैड राइटिंग कहते हैं। व्हेन वी फाइंड डिफ़िकल्टी टू रीड अ वर्ड और अ सेंटेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिटन इट, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो लिख रहे हैं ना, उसको कोई भी फटाक से पढ़ ले, 1 सेकंड भी उसमें टाइम ना ज़ाया हो, उसको कहते हैं गुड राइटिंग। और उसी के आपको नंबर मिलते हैं और कोई चाह कर भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट नहीं सकता है, राइट। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है स्लो स्पीड। देखिए क्या होता है ना, स्पेशली व्हेन वी कम टू क्लास 11th और 12th, स्पेशली टॉकिंग अबाउट आर्ट स्टूडेंट और समवन हु हैव द आर्ट्स बैकग्राउंड, उनको ना 11th-12th से राइटिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, लिखने में उनकी स्पीड कम हो गई होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमारा थ्योरी पार्ट होता है, हम इतना लिखते नहीं है, बस ओरली हमारा ज़्यादा काम होता है, बस रीडिंग करते हैं, मतलब राइटिंग बहुत कम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी लिखने की क्षमता, लिखने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर आप साइंस वाले हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के, कोई भी स्ट्रीम से हो, हर एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में आप हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहिए। एंड अगर हमेशा नहीं लिखा जाता तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप ट्राई कीजिए कि यू राइट एटलीस्ट 1 और 2 आंसर ऑन अ डेली बेसिस, जिससे आपकी स्पीड बनी रहेगी और आप हाथ में दर्द भी कम होगा। और अगर हाथ में दर्द से एक बात कहूँ जो मैं भी अप्लाई करती थी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो वो ये था कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, राइट, बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लिख रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं 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 बस हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो मेरा हाथ
अब मैं नहीं लिख पाऊँगा, अब मुझसे होगा ही नहीं, एकदम हाथ दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है, तो आपको बिल्कुल रुकना ही नहीं है। जी हाँ, यही आपको ध्यान रखना है कि अब लग रहा है कि बस हो गया भाई, अब हाथ बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब रुकना है, मुझे 2 मिनट लेना है, उस टाइम ज़रूर मत रुक। हाँ, हल्की सी स्पीड डाउन करो, लेकिन लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, रुको मत, पेन मत छोड़ो, क्योंकि फिर दोबारा पकड़ोगे ना तो फिर आपकी नस खिंच चुकी होगी, फिर बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, हल्का सा आप स्पीड डाउन कर लो, लेकिन लिखना बंद मत करो, लिखते ही रहो। उससे क्या होगा कि आपका आंसर छूटने के चांसेस कम होंगे, आपका दर्द फिर भी बर्दाश्त में रहेगा, उधर ध्यान मत दो। और रुक गए तो आपको आपके हाथ को अचानक से रेस्ट मिल गया, लेकिन आपको कवर करना है, फिर आप अचानक से लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होती है और ज़्यादा दर्द होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये मेरे केस में बहुत काम करता था, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक यू अंडरस्टैंड एज वेल, मे बी इट विल बी वर्क आउट फॉर यू एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग इन आंसर्स। देखिए, मैंने बहुत देखा है ना, मुझे बड़ी हंसी आती थी ऐसे लोगों को देखते हुए। क्या करते हैं ना बच्चे कि जो आंसर्स लिखते हैं और गलती हो गई तो उसको पूरा एकदम पेंट करते हैं, एकदम स्टाइल में पेंट ऐसा कर देंगे जैसे कि कोई बॉक्स बना दिया हो आंसर्स का, बिल्कुल काट काट के इतना डार्क कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। जिसके नंबर, अगर मान लीजिए आपने पूरा आंसर सही भी लिखा है और सिर्फ एक वो गलती आपने उस बेरहमी से अगर उसको काटा है ना, डार्क करके, तो आपको नंबर ज़्यादा चांसेस है कि कटेंगे इंस्टेड ऑफ मिलेंगे। तो कोशिश ये करिए कि सिर्फ एक लाइन से कट करें। ये मैं हमेशा ध्यान रखती थी और ये चीज़ सच में वर्क करती है, आपके मार्क्स बचाती है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने देती। एंड दिस हैज़ बीन टेस्टेड एंड ट्राइड, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि कटिंग जब आप करें सिर्फ एक लाइन से करिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आंसर राइटिंग में बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है गैप इन आंसर्स। गैप इन आंसर्स का मतलब है कुछ एकदम ही गैप नहीं डालते, कुछ बहुत ज़्यादा ही डालते हैं। या जैसे पैराग्राफ्स वगैरह भी लिख रहे हैं तो कोई सोचता है कि नहीं पेज नहीं छोड़ना, मतलब एक लाइन भी नहीं छोड़ते और उसी के साथ तो आपके नंबर जाएंगे ही। क्योंकि कैसा आप खुद ही देखो ना, अगर आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा लाइन ना छोड़ा हो और आप उसको पढ़ोगे कितना इरिटेटेड लगेगा। तो एक लाइन ज़रूर छोड़े और गैप मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी है आपको लग रहा है अपने सेंस के हिसाब से, वो गैप ज़रूर मेंटेन करें आंसर के अंदर, विच विल फेच यू मार्क्स इंस्टेड ऑफ डिडक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे लगता है वो है मेन हेडिंग इन आंसर। ये मैंने देखा है ना, मतलब ये हर कोई नहीं समझ पाता और ना लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये चीज़ करती थी और मैंने सोचा कि ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सच में काम करती है एंड आप खुद भी सेंस लगा लेना जब भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करती है। देखिए क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि किसी टॉपिक पे आ गया, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, तो आप ऐसे शुरू करेंगे, दिस इज़ अ टर्म विच डिनोट्स एवोपरेशन, कंडेंसेशन, वट एवर इट इज़, जो भी होता। और उसके जगह पे अगर आप ये लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच दिस दैट, तो दैट इज़ अट्रैक्टिव, that is easier to understand that what topic this answer is concerning to, right। तो कभी भी जो टॉपिक पूछा गया हो जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से ही आंसर को शुरू करो, इससे भी आपके मार्क्स, मान लीजिए अगर आपका आंसर बहुत अच्छा नहीं भी लिखा है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यस टीचर कुड गिव यू मोर मार्क्स इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग। इसके अलावा फॉरगेट इन्फॉर्मेशन ऑफ आंसर्स। अब मान लीजिए कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर भूल गए, क्या पहली बात है, याद तो करना ही नहीं चाहिए। फिर समझ में आया तो बच्चे पता नहीं क्यों लिख के याद करते हैं आंसर्स और फिर उसको जाके एग्ज़ाम में लिखते हैं। कम से कम जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो जिनका थ्योरी पेपर है, वो तो पता नहीं क्यों याद करते हैं। समझो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए, कभी भी जो आप इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसमें मेन चीज़ें याद हमेशा रखिए। जैसे डेट्स हो गया, हिस्ट्री के अंदर फैक्ट्स हो गए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जैसे मेन कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट के बारे में आ गया तो आप पार्लियामेंट के बारे में सिर्फ लिखते जा रहे हैं। आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए कि उसके 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, राइट। उसके अंदर कितनी सीट्स होती हैं दोनों की। तो अगर आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी पूरा पता होगा और पूछा है क्वेश्चन पार्लियामेंट का, तो अगर आप उसको भी इसमें ऐड करेंगे तो कोई नंबर आपका काट ही नहीं सकता, बिकॉज दैट टॉपिक इज़ in it, in parliament. Lok Sabha and Rajya Sabha comes in parliament itself. In fact, parliament is made up of Lok Sabha and Rajya Sabha, right? After combining these two houses, a institution formed which is called as parliament. तो ऐसे informations जो मेन एकदम चीज़ें,
उन पे ज़्यादा जोर दीजिए, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट यही छोड़ के जाते हैं और ये मिस्टेक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा एंड यू विल ऑल्सो रिलेट विद दीज पॉइंट, एंड इफ़ यू रियली डू देन कमेंट कि yes, it is for me, for my satisfaction. I'll be happy that yes, in a way I would be helpful for you. एंड इसके अलावा एक बार रीड कर देती हूँ, है ना, आंसर राइटिंग में